वेलकम मेंबर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम टैक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव टॉपिक दैट इज एचयूएफ। एचयूएफ मींस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो अगर आप मैरिड हैं, आपकी फैमिली है, तो आप एचयूएफ के थ्रू काफी हद तक अपना टैक्स सेव कर सकते हैं और ये इनकम टैक्स में एकदम लीगल है और वैलिड है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, समझते हैं कैसे अपना टैक्स को हम सेव कर सकते हैं, कैसे हम टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। सारी चीजों को समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो एक एग्जाम्पल से ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स एक डॉक्टर है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जब ये आईटीआर फाइल करते हैं तो ये अपनी इनकम चेक करते हैं कि किन किन सोर्सेस से इनकी इनकम होती है। पहले इनकी इनकम होती है इनकम फ्रॉम सैलरी। ये क्या करते हैं, एक हॉस्पिटल में जॉब करते हैं जहां पर इनको सैलरी इनकम होती है 36,50,000 की। इनके पास एक घर है जो इन्होंने रेंट पर उठा रखा है, वहां से इनको रेंटल इनकम भी मिलती है 50,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से 6 लाख रुपीज की इनकी रेंटल इनकम भी आती है। आजकल शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कौन नहीं करता, ये भी इन्वेस्टमेंट करती हैं और वहां से इनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं 50,000 रुपीज के। इन्होंने बैंक में अपनी एफडी करा रखी है तो फिक्स डिपॉजिट से इनको 35,000 रुपीज की इंटरेस्ट इनकम भी मिलती है। इनका सेविंग बैंक अकाउंट है, सबका ही होता है, वहां से इनको इंटरेस्ट इनकम मिलती है 15,000 रुपीज की। तो टोटल इनकी इनकम हो जाती है 43 लाख की। अब जब ये अपना आईटीआर फाइल करते हैं, अपनी इनकम को कंप्यूट करते हैं इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, तो इनकी इनकम क्या होती है 36,50,000 रुपीज की इनकी इनकम है सैलरी की। अब मान लेते हैं ये ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 रुपीज की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है, मतलब इनकी सैलरी इनकम रह जाती है 36 लाख की। हाउस प्रॉपर्टी इनकम है 6 लाख रुपीज की, इस पे भी 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, मतलब 4,20,000 रुपीज की इनकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम रह जाती है। कैपिटल गेन पर कोई डिडक्शन नहीं है, कैपिटल गेन की पूरी इनकम टैक्सेबल होगी 50,000 की। फिक्स डिपॉजिट की भी इंटरेस्ट इनकम 35,000 रुपीज फुली टैक्सेबल है एंड 15,000 रुपीज की जो सेविंग बैंक की इंटरेस्ट इनकम है वो भी इनकी फुली टैक्सेबल हो जाएगी। जब टोटल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो अब इनकी टैक्सेबल इनकम निकल कर आएगी 41,20,000। बट वेट, इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी कर रखे हैं, उन इन्वेस्टमेंट्स की इनको डिडक्शन भी मिल जाएगी। जैसे कि इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 रुपीज की इनको अलाउड है, वो इन्हें मिल जाएगी। इन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस भी अपना करा रखा है, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, मैक्सिमम 25,000 रुपीज की इनको उसकी डिडक्शन भी मिल जाएगी क्योंकि इनकी एज 60 से कम है। फिर इनको जो इनकी सेविंग बैंक की इंटरेस्ट इनको मिलती है, उस सेविंग बैंक की इंटरेस्ट में मैक्सिमम 10,000 रुपीज की डिडक्शन भी इनको मिल जाएगी। अब 41,20,000 रुपीज की ग्रॉस इनकम में से जो डिडक्शन माइनस कर देंगे तो इनकी नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 39,35,000। अब इस पर वो टैक्स को कैलकुलेट करेंगे, बट इसमें अभी स्पेशल इनकम इंक्लूडेड है 50,000 रुपीज की। स्पेशल इनकम क्यों? क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं ये स्लैब रेट से टैक्सेबल नहीं होते, बल्कि स्पेशल रेट 20% की रेट से ये टैक्सेबल होती हैं। तो 39,35,000 रुपीज में से पहले हम 50,000 को अलग कर देंगे क्योंकि इस पर 20% की रेट से टैक्स लगेगा। बाकी की जो इनकम बची 38,85,000 रुपीज की, ये टैक्सेबल होगी स्लैब रेट से। अब ओल्ड टैक्स रेजिम की स्लैब रेट क्या होती है, 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगता। 2,50,000 रुपीज से 5 लाख तक की जो इनकम होती है, मतलब जो 2.5 लाख का स्लैब होता है उस पर 5% की रेट से टैक्स लगता है। नेक्स्ट 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम, मतलब नेक्स्ट जो 5 लाख का गैप है उस पर 20% की रेट से टैक्स लगता है। और अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर चली जाती है तो पूरी इनकम पर 30% की रेट से टैक्स लगता है, ये होती है स्लैब रेट। तो ये जो नॉर्मल इनकम है ये इनकम इनकी स्लैब रेट से टैक्सेबल होगी और जो स्पेशल इनकम है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाली उस पर फ्लैट 20% की रेट से टैक्स लगेगा। अब इनके टैक्स को कैलकुलेट करते हैं तो 38,85,000 रुपीज में से जो पहले 2,50,000 रुपीज है इस पर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा।
2,50,000 रुपीज माइनस करने के बाद इनकी इनकम कितनी आई? 36,35,000। अब मैंने आपको बताया नेक्स्ट जो 2,50,000 रुपीज होती हैं उस पर 5% की रेट से टैक्स लगता है। तो अगले 2,50,000 पर 5% की रेट से 12,500 का टैक्स आ गया। अब ये माइनस करा तो बचे 33,85,000। अब नेक्स्ट जो 5 लाख का गैप होता है, 5 लाख की इनकम पर 20% की रेट से टैक्स लगता है। तो 5 लाख पर 20% की टैक्स रेट से टैक्स लगा 1 लाख रुपीज का। ये माइनस कर दिया, कितनी इनकम बची? 28,85,000 रुपीज की। अब ये पूरी की पूरी इनकम 30% की रेट से टैक्सेबल हो जाएगी, मतलब इस पर टैक्स लगा 8,65,500 का। तो इस तरह से स्लैब रेट वर्क करता है। ठीक है, तो किसी पर्सन की इनकम अगर 5 लाख रुपीज तक है तो 2,50,000 रुपीज तो एग्जेम्प्ट होंगे, उसके बाद के जो 2,50,000 है उस पर 5% की रेट से टैक्स लगेगा। इस तरह से स्लैब रेट वर्क करता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब उसके बाद में इनकी जो टोटल टैक्स है वो आ गया 9,78,000 रुपीज का। बट अभी इस पर हेल्थ और एजुकेशन सेस भी लगेगा 4% की रेट से। ओके, तो इस टैक्स पर जब हमने सेस लगा दिया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का, तो इनका टोटल टैक्स आ गया 10,17,120। ये तो हो गया आपका नॉर्मल टैक्स। अब उसके बाद में जो इनकी स्पेशल इनकम थी 50,000 रुपीज की, जिस पर 20% की रेट से टैक्स लगना था, तो वो इनकम आ गई इनकी, वो उस पर टैक्स आ गया 10,400 का। कैसे? 50,000 पर 20% 10,000 और उस पर भी सेस लगेगा 4% का, तो टोटल हो गया 10,400 का टैक्स। तो इस तरह से इनका टोटल टैक्स आ रहा है 10,27,520 का। कितने की इनकम पर? 43 लाख की इनकम थी इनकी, उस पर 10 लाख रुपीस अराउंड का इनका टैक्स था। तो इस तरह से आपने टैक्स कैलकुलेशन, इनकम कैलकुलेशन और टैक्स कैलकुलेशन भी सीख ली। अब जब इनका इतने का 10 लाख अप्रोक्स का टैक्स बन रहा है तो मिस्टर एक्स बड़ी टेंशन में आ गए। इन्होंने बोला अभी तो मेरे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, मैं तो इन्वेस्ट करने की सोच रहा था, मैं तो किसी प्रॉपर्टी को बाय करने की सोच रहा था। अब उससे अगर मुझे इनकम आई तो मेरा टैक्स तो बढ़ता चला जाएगा, नेक्स्ट ईयर मुझे और टैक्स देना होगा। तो क्या किया जाए, क्या टैक्स प्लानिंग की जाए कि मेरा टैक्स सेव हो जाए, ये कंसर्न था उनका। तो क्योंकि मिस्टर एक्स कौन है? एक मैरिड पर्सन है, इनकी खुद की फैमिली है, तो अपनी फैमिली के थ्रू वो अपने काफी हद तक अपने टैक्स को सेव कर सकती हैं। कैसे? यही कॉन्सेप्ट है एचयूएफ का, इसी चीज को हम समझेंगे। तो एचयूएफ क्या होता है पहले ये समझते हैं। देखिए, हमारे इनकम टैक्स में अलग अलग पर्सन होती हैं जिन पर अलग अलग टैक्स लगता है, जैसे कि इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फॉर्म है, कंपनी है, एओपी, बीओआई, इस तरह से अलग अलग पर्सन्स होती हैं और इन सभी पर अलग अलग टैक्स लायबिलिटी आती है। इसी तरह से एक पर्सन होता है एचयूएफ, मींस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इस एचयूएफ को भी इंडिविजुअल की तरह इनकम टैक्स में एक सेपरेट एंटिटी माना गया है। सेपरेट एंटिटी माना गया है तो उसका फायदा क्या हुआ? वो बेनिफिट जो कि एक इंडिविजुअल को मिलते हैं वो सारे बेनिफिट एक एचयूएफ को भी मिलते हैं। कौन कौन से बेनिफिट? जैसे आपने अपने टैक्स को कैलकुलेट किया था, इनकम को कंप्यूट किया था, वहीं से स्टार्ट करते आपने इनकम को कंप्यूट किया था, तो वहां पे जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थी इस पे आपको 30% की डिडक्शन मिल गई थी। ठीक है, पहला बेनिफिट। दूसरा, इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स कर रखे थे एटीसी के, एटीडी के, मतलब लाइफ इंश्योरेंस के, मेडिकल इंश्योरेंस के, उन खर्चों की डिडक्शन भी इनको मिल गई, दूसरा बेनिफिट। तीसरा, जो इनको इनकी इनकम पर फ्लैट रेट से टैक्स नहीं लगा, स्लैब रेट से टैक्स लगा है। स्लैब रेट से टैक्स लगने का मतलब 2,50,000 रुपीज की बेसिक एग्जेम्पशन मिल गई थी इनको। ठीक है, तीसरा बेनिफिट, ये बेनिफिट भी एचयूएफ को मिलता है। ये जो 2,50,000 है ये ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग है, अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में जाओगे 3 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी। ओके, तो इसी तरह से जो इंडिविजुअल पर एप्लीकेबल होगा सेम एचयूएफ पर भी एप्लीकेबल होगा। ओल्ड टैक्स रेजिम, न्यू टैक्स रेजिम, एचयूएफ भी ऑप्ट कर सकती है जो उसको बेनिफिशियल लगे। उसके बाद भी जो उनकी इनकम हाई है वो स्लैब रेट से टैक्सेबल हुई है, राइट, स्लैब रेट से टैक्सेबल हुई है, इसका बेनिफिट भी एचयूएफ को मिलेगा, मतलब एचयूएफ की इनकम भी स्लैब रेट से टैक्सेबल होती है। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स जो एक इंडिविजुअल को मिले हैं इनकम को कैलकुलेट करने में, टैक्स को कैलकुलेट करने में, सारे बेनिफिट्स एचयूएफ को भी मिलते हैं। लेकिन एक बेनिफिट एचयूएफ को नहीं मिलता, क्या? सेक्शन 87A की रिबेट का।
आपने सुना होगा कि वैसे तो 2,50,000 रुपीज की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन इफेक्टिवली टैक्स 5 लाख रुपीज तक की इनकम है अगर आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम में, तो टैक्स जो है वो 0 हो जाता है। और ऐसे ही अगर न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपीज तक की इनकम है तो आपका टैक्स 0 हो जाता है, राइट। वो सुना होगा आपने, वो जो होता है वो सेक्शन 87A की रिबेट की वजह से होता है। और अभी तो ये जो फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 25-26, इसमें तो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करेंगे तो 12 लाख रुपीज तक की इनकम पर आपका इफेक्टिव टैक्स जो है वो 0 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर ये जो सारे बेनिफिट्स हैं वो एचयूएफ को भी मिलेंगे। तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं वो मैंने लिख भी दी है कि एक जो एचयूएफ होता है वो सेपरेट असेसी माना जाता है, इसको भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलता है, इसको भी जो है स्लैब रेट का बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर ये लिखा स्लैब रेट का बेनिफिट मिलता है। जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं 80C के, 80D के, 80G, क्या होता है जब डोनेशन देते हो अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को, उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। जो सेविंग बैंक में अगर आपको इंटरेस्ट आ रही है तो 10,000 रुपीज की वो भी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। तो ये सारी ही बेनिफिट्स एचयूएफ क्लेम कर सकती है, बट जो 87E के रिबेट वाला जो बेनिफिट है वो एचयूएफ को नहीं मिलेगा। क्लियर। अब समझते हैं एचयूएफ होता क्या है। ये तो हमने समझ लिया उसके टैक्स बेनिफिट्स जो कि मिलेंगे। एचयूएफ होता क्या है, देखिए एक पर्सन है मिस्टर एक्स, ओके, इनकी शादी हुई मिसेस एक्स से। जिस दिन इनकी शादी हुई उसी दिन इनकी फैमिली बन गई, और ये जो फैमिली होती है वो धीरे धीरे करके एक्सपेंड भी होती है। जैसे कि इनकी शादी हो गई, उसके बाद में इनका एक सन हुआ, उसके बाद में इनका सन नंबर 2 हुआ, उसके बाद में इनकी डॉटर हुई। अब इन्होंने अपने सन 1 की शादी कर दी तो सन की भी वाइफ आ गई, इसी तरह से सन 2 की भी वाइफ आ गई, इसी तरह से डॉटर का हस्बैंड भी आ गया। इनकी फैमिली एक्सपेंड हो रही है, राइट। अब जब सन 1 है जिसकी शादी हुई थी तो उनके भी एक सन हुआ, उनके भी एक डॉटर हुई, सन 2 के भी सन हुआ, डॉटर हुई, डॉटर के भी एक सन हुआ, डॉटर हुई, तो फैमिली एक्सपेंड हो रही है। इसी तरह से जो ये वाली जनरेशन है इसमें भी बच्चे होंगे, सन होंगे, डॉटर होंगे, तो फैमिली धीरे धीरे करके एक्सपेंड होती है और फैमिली कम भी होती है, ठीक है। तो एक्सपेंड भी होती है, रिड्यूस भी होती है, यही एक फैमिली होती है। तो जिस दिन शादी हो जाती है उसी दिन आपकी फैमिली बन जाती है। तो एचयूएफ को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। एचयूएफ एक नेचुरल क्रिएशन होता है जो कि किसी फैमिली के सन की वेडिंग के बाद में खुद से ही क्रिएट हो जाता है, राइट। और इसकी डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में कहीं नहीं दे रखी, इसकी डेफिनेशन दे रखी है हिंदू लॉ में, ओके। अब हिंदू लॉ में जो एचयूएफ बताया गया है, एचयूएफ बताया गया मतलब फैमिली है, ये फैमिली है, अनडिवाइडेड है, ओके, और हिंदू है। तो यहाँ पर हिंदू फैमिली के साथ साथ अगर आपकी जैन फैमिली है, बुद्ध फैमिली है, सिख फैमिली है, वो भी एचयूएफ में कवर हो जाती है। मतलब अगर आप जैन है, बुद्ध है या सिख है तो भी आप एचयूएफ का बेनिफिट ले सकते हैं। क्लियर। अब समझते हैं एचयूएफ में कौन कौन पर्सन होती हैं, राइट। तो कौन कौन पर्सन होते हैं। सबसे पहले मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स कौन है। मिस्टर एक्स हेड ऑफ द फैमिली है। तो वो जो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं उनको बोला जाता है कर्ता, ठीक है। अब ये जो कर्ता वर्ड है हिंदी में भी कर्ता यूज होगा, इंग्लिश में भी कर्ता वर्ड ही यूज किया जाता है। उसके बाद में जितने भी लोग इस फैमिली में इंक्लूड होते चले जाते हैं उनको बोला जाता है मेंबर ऑफ द फैमिली, ओके। सबको बोला जाएगा मेंबर ऑफ द फैमिली। थर्ड पर्सन होता है को पार्टनर। को पार्टनर, अब ये को पार्टनर कौन होता है ये समझना बहुत जरूरी है। को पार्टनर कौन होते हैं। वो पर्सन जिनका इस फैमिली में बर्थ हुआ होता है वो पर्सन को पार्टनर बोले जाते हैं। जैसे कि मिस्टर एक्स है, इनका फैमिली में बर्थ हुआ, मिस्टर एक्स को पार्टनर है, ठीक है। समझते हैं इस फैमिली में को पार्टनर कौन कौन है। मिस्टर एक्स है, ओके। उसके बाद में इनके सन का बर्थ हुआ, ये को पार्टनर है, सन 2 को पार्टनर है, डॉटर को पार्टनर है। सन की जब शादी हुई तो इनका ये सन को पार्टनर है, इनकी डॉटर को पार्टनर है। इसी तरह से सन 2 के में ये सन को पार्टनर है, डॉटर को पार्टनर है, ओके। इसी तरह से जब इस सन की भी वेडिंग हुई तो ये सन को पार्टनर, डॉटर को पार्टनर है। जब इस सन की वेडिंग हुई तो ये सन को पार्टनर है, डॉटर को पार्टनर है। तो मतलब क्या,
जिनका इस फैमिली में बर्थ हुआ है। अब जैसे ये डॉटर है, डॉटर का बर्थ हुआ, डॉटर को पार्टनर है, लेकिन जब डॉटर की भी शादी हुई, उसके बच्चे हुए, तो ये जो सन है, ये जो डॉटर है, ये को पार्टनर नहीं होंगे क्योंकि इसकी फैमिली अलग होती है। तो जब डॉटर का बर्थ होता है तो डॉटर तो को पार्टनर होती है, बट डॉटर की जो फैमिली होती है तो वो लोग को पार्टनर नहीं होते क्योंकि इनकी फैमिली अलग होती है। क्लियर, समझ में आ गया। तो जिन लोगों का बर्थ होता है फैमिली में वो लोग होते हैं को पार्टनर। अब को पार्टनर्स के राइट क्या होती हैं? तो जिस दिन किसी मेंबर का बर्थ होता है, जिस दिन किसी मेंबर का बर्थ होता है उसी दिन उस मेंबर के पास उस प्रॉपर्टी में राइट आ जाता है, इक्वल राइट आ जाता है प्रॉपर्टी में। तो जैसे जब प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स की थी तो वो उन्हीं की होगी। जैसे ही फर्स्ट को पार्टनर का बर्थ हुआ तो बर्थ से ही बाय बर्थ इस सन के पास में इनकी जो प्रॉपर्टी होगी उसमें राइट आ जाएगा। सन 2 हुआ, इसके पास भी फिर इक्वल राइट आ गया प्रॉपर्टी में। डॉटर हुई, डॉटर के पास भी इक्वल राइट आ गया प्रॉपर्टी में। तो जितने को पार्टनर्स बढ़ते चले जाती हैं फैमिली में, जैसे जैसे फैमिली में मेंबर्स का बर्थ होता है, को पार्टनर्स इंक्रीज होती हैं, प्रॉपर्टी में जो राइट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाता है। तो ये लोग प्रॉपर्टी में अपने डिवीजन के, अपने शेयर की डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में डिवीजन मांग सकते हैं। क्लियर। तो इसी तरह से ये मिसेज एक्स है, जैसे सन की वाइफ आई, ऐसे ही इस सन की वाइफ आई, डॉटर का हस्बैंड आया, ये इस फैमिली में को पार्टनर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इनका इस फैमिली में बर्थ नहीं हुआ है, ये दूसरी फैमिली से आए हैं। तो डॉटर को फैमिली में को पार्टनर माना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि डॉटर भी फैमिली की प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर की दावेदार होती हैं, उनको भी इक्वल शेयर मिलने का राइट होता है। और इनके जो हस्बैंड है ये को पार्टनर नहीं होते, उनके बच्चे को पार्टनर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनकी भी, हस्बैंड की भी खुद की फैमिली होगी, तो अपनी फैमिली में ये को पार्टनर होंगे और इनके बच्चे भी उस फैमिली में को पार्टनर होंगे। तो एक पर्सन दो फैमिली में को पार्टनर नहीं हो सकता। क्लियर। 6 सितंबर 2005 से पहले डॉटर अपनी फैमिली में को पार्टनर नहीं हुआ करती थी। 6 सितंबर 2005 को सुप्रीम कोर्ट का एक हिस्टोरिक जजमेंट आया जिसमें ये बोला गया कि डॉटर भी अपनी फैमिली में जहां पर इन्होंने बर्थ लिया है वहां पर को पार्टनर हो सकती हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता था, उससे पहले डॉटर का जब बर्थ हुआ होता था उस फैमिली में को पार्टनर नहीं होती थी ये, और जहां पर इनकी शादी हुई है वहां तो ये को पार्टनर होंगे ही नहीं क्योंकि ये दूसरी फैमिली को बिलोंग करती हैं, दूसरी फैमिली से आई हैं। बट अब क्या है, 6 सितंबर 2005 के बाद में जो डॉटर है वो भी सन के जितना अपनी फैमिली में प्रॉपर्टी की इक्वल दावेदार होती। अब एक HUF जो है वो 4 जनरेशन तक चलता है, मतलब मिस्टर एक्स की एक जनरेशन हुई, इसके बाद में इनके सन की सेकंड जनरेशन, इसके बाद में इनके सन की थर्ड जनरेशन और इनके भी सन की 4th जनरेशन। तो 4 जनरेशन तक को पार्टनर्स हो सकते हैं। अब इसके बाद में को पार्टनर्स हो सकते हैं मतलब जब ये सन होता है या डॉटर होती है तो वो अपनी प्रॉपर्टी में अपना डिवीजन मांग सकते हैं। अब मान लेते हैं इसके भी एक सन हुआ, एक डॉटर हुई, ओके, तो ये क्या फैमिली के को पार्टनर होंगे? देन नहीं। अगर करता अभी तक अलाइव है तो ये फैमिली के को पार्टनर्स नहीं बन सकते, फैमिली के मेंबर तो होंगे, को पार्टनर्स नहीं बन सकते। इसका मतलब ये फैमिली में डिवीजन नहीं मांग सकते। ओके, तो एक जो HUF है वो 4 जनरेशन तक ही चलती है। एक पॉइंट और समझ लेते हैं, एक बड़े HUF में काफी सारे छोटे छोटे HUF भी हो सकते हैं, जैसे कि ये फादर का HUF है, उसके बाद में सन अपना अलग HUF बनाना चाहे क्योंकि सन की शादी हो गई, तो जैसे ही किसी पर्सन की शादी होगी उसकी फैमिली बन जाती है, तो सन का भी अलग से HUF हो सकता है। ऐसे ही इस सन का भी अलग से HUF हो सकता है जिसमें कि इनके वाइफ और इनके बच्चे आ जाएंगे। तो इस तरह से एक बड़े HUF में काफी सारे छोटे छोटे HUF भी आ सकते हैं। अब अगर कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस अक्कर हो जाता है, कर्ता ऑफ द फैमिली की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद में जो कर्ता होता है वो कौन होता है? तो उसके बाद में जो एल्डेस्ट को पार्टनर ऑफ द फैमिली होता है वो कर्ता बन जाता है ऑटोमेटिकली। तो अगर मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है, अगर सन 1
एल्डेस्ट है तो ये कर्ता बन जाएंगे, सन टू एल्डेस्ट है तो ये कर्ता बन जाएंगे, और अगर डॉटर एल्डेस्ट है तो वो भी कर्ता बन सकती है, क्योंकि डॉटर भी अब को पार्टनर होती है। ये समझ में आ गया। और जैसे ही मिस्टर एक्स की डेथ हुई तो ये जनरेशन हट जाएगी, तो उसके बाद में फर्स्ट जनरेशन ये हो जाएगी, सेकंड ये, थर्ड ये, और फोर्थ जनरेशन ये स्टार्ट हो जाएगी। फिर ये भी को पार्टनर बन सकते हैं और अपने डिवीजन का डिमांड कर सकते हैं। चीज क्लियर हो। एक एचयूएफ के जितने मेंबर्स होते हैं वो उस एचयूएफ के रिलेटिव माने जाते हैं। जैसे कि मिस्टर एक्स का एचयूएफ है तो मिसेज एक्स रिलेटिव हो जाएंगी। हर कोई जितने भी ये पर्सन है वो सारे मेंबर हैं मिस्टर एक्स के एचयूएफ के, तो ये सारे क्या माने जाएंगे, रिलेटिव माने जाएंगे। अगर मैं इस एचयूएफ की बात करूं जो सन 1 का एचयूएफ, एक सेपरेट एचयूएफ क्रिएट हुआ है, तो ये जो सन है, ये वाइफ है, ये डॉटर है, ये हस्बैंड है, ये सारे क्या है, इस एचयूएफ के रिलेटिव माने जाएंगे। लेकिन अगर सन का ये एक अलग से जो एचयूएफ क्रिएट हो रखा है, इसमें मिस्टर एक्स मतलब जो इसके फादर हैं मिस्टर एक्स, ये नॉन रिलेटिव माने जाएंगे। तो सन के एचयूएफ के बाहर के जो पर्सन है, चाहे वो सन के रिलेटिव हैं, बट इस एचयूएफ के कौन माने जाते हैं, नॉन रिलेटिव माने जाते हैं। क्लियर। अब जैसे जो एचयूएफ होता है, एचयूएफ होता है ये बन रखा है, ऑलरेडी क्रिएटेड है, शादी हो गई, एचयूएफ क्रिएट हो गया, लेकिन इनकम टैक्स के पर्पस से इसको एग्जिस्टेंस में लाना पड़ता है। जैसे कि हमारा बर्थ हुआ, जैसे ही हमारा बर्थ होता है हम इंडिविजुअल होते हैं, हमारा नाम रखा जाता है, ठीक है, लेकिन क्या बाय बर्थ हम इनकम टैक्स के एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं? देन आंसर इज नो। इनकम टैक्स के एग्जिस्टेंस में हम कब आ पाते हैं? जब हमारा पैन कार्ड बन जाता है। तो इनकम टैक्स हमको क्या हमारे नाम से जानता है? देन आंसर इज नो। इनकम टैक्स के लिए हमारी आइडेंटिटी क्या होती है? हमारा पैन कार्ड। सेम एचयूएफ ऑलरेडी क्रिएटेड है, बट एचयूएफ की आइडेंटिटी क्या होगी इनकम टैक्स की नजर में? एचयूएफ का पैन कार्ड। तो एचयूएफ का पैन कार्ड जब बन जाएगा तब एचयूएफ इनकम टैक्स के लिए एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। अब एचयूएफ का पैन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले एचयूएफ को क्या करना होगा? एक डीड बनानी होगी। एचयूएफ को एक डीड बनानी होगी, और ये डीड बहुत सिंपल होती है। आपको एक स्टैम्प पेपर में बनानी होगी। आप 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 500 रुपए का, जो भी आपकी मर्जी हो, एक स्टैम्प पेपर लाकर उसमें सिंपल सी डीड बना सकते हैं। जैसे कि जिसमें लिखा होता है कि मेरा नाम मिस्टर एक्स, आई एम कर्ता ऑफ द फैमिली, और उसके बाद में मेरी मिसेज एक्स से वेडिंग हुई थी, इस डेट को वेडिंग हुई थी, इस डेट को मेरा फर्स्ट सन हुआ, इस डेट को मेरा सेकंड सन आया, इस डेट को मेरी डॉटर आई। इस तरह से हम लोग मेंबर ऑफ द फैमिली हैं। को पार्टनर ऑफ द फैमिली के नाम आ जाएंगे कि ये लोग को पार्टनर ऑफ द फैमिली हैं, ओके। और इस तरह से पूरी जो डीड है वो बन जाती है। बहुत सिंपल, बस क्या है, जो मेंबर्स होते हैं, को पार्टनर्स होते हैं, इनके नाम लिखने होते हैं, उसके बाद में डेट लिख दीजिए, प्लेस लिख दीजिए, कर्ता अपने सिग्नेचर कर देंगे। ये स्टैम्प पेपर पे डीड बन गई, इनकी आप नोटरी करा लीजिए। तो इस तरह से एचयूएफ की डीड बन जाती है, जिसको क्रिएट करना बहुत इजी होता है। और अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो वो फॉर्मेट आपको गूगल पर कहीं भी बहुत इजीली मिल जाएगा। अब जब ये डीड क्रिएट हो जाती है, इस डीड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, पैन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो। आपको पैन नंबर मिल जाएगा बहुत इजीली। पैन नंबर मिलते ही आप इनकम टैक्स के लिए एग्जिस्टेंस में आ जाओगे। अब इसी तरीके से जब एचयूएफ अपना बिजनेस करता है, अगर उसको जीएसटी नंबर चाहिए हो तो इस डीड के थ्रू जीएसटी नंबर भी मिल जाएगा। अगर आप टीडीएस डिडक्ट करने के लायबल हो तो आपको टेन नंबर भी मिल जाएगा। तो ये डीड जो होती है वो इस तरह से एक लीगल डॉक्यूमेंट का काम करती है। अब क्या हुआ, एचयूएफ तो बनी थी, एचयूएफ डीड के थ्रू आपकी एग्जिस्टेंस में भी आ गई, पेन नंबर आ गया, और भी अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो भी मिल गए। अब क्या होगा, अब एचयूएफ का काम होता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि एचयूएफ में कॉर्पस कहां से आएगा, एचयूएफ की कैपिटल कहां से आएगी, वो समझते हैं। ठीक है, मिस्टर एक्स है जो कि कर्ता ऑफ द फैमिली है, हेड ऑफ द फैमिली है, तो इनका एचयूएफ चल रहा है। अब मिस्टर एक्स के पास 3 हाउस है, मिस्टर एक्स के पास 3 हाउस है। एक तो इनका पेरेंटल हाउस है, पेरेंटल हाउस है जो इनके फादर का, ग्रैंडफादर का हाउस चला हुआ है, बहुत पुराना हाउस है, उस हाउस में कोई भी नहीं रहता। दूसरा हाउस है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जिसमें वो खुद रहती हैं,
ठीक है, एक हाउस और है इनके पास इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा था एक फ्लैट में, उस फ्लैट को इन्होंने रेंट पर दे रखा है। ठीक है, तो एक और इनके पास हाउस प्रॉपर्टी है जहां से इनके पास रेंट आता है 50,000 रुपीज पर मंथ का। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इनकी इनकम कंप्यूटेशन में 6 लाख रुपीज की इनकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही थी, राइट। तो ये वही वाला हाउस है। अब जब एक एचयूएफ होता है तो उसमें जो पेरेंटल प्रॉपर्टी होती है, किसी भी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, कैश है, ज्वेलरी है, कुछ भी हो, तो जो पेरेंटल प्रॉपर्टी होती है वो खुद से ही एचयूएफ का पार्ट बन जाती है। तो कॉर्पस, फर्स्ट कॉर्पस कहां से आया, जो भी पेरेंटल प्रॉपर्टी होगी वो एचयूएफ में ऑटोमेटिकली चली जाएगी। क्लियर। सेकेंड वे क्या हो सकता है कॉर्पस क्रिएट करने का, कि जो मिस्टर एक्स है वो कहते हैं कि मेरे पास ये हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, मेरे पास ये हाउस प्रॉपर्टी है और इसकी मुझे 6 लाख रुपीस की इनकम आ रही है, तो मैं एक काम करता हूं, इस प्रॉपर्टी को मैं एचयूएफ को गिफ्ट दे देता हूं। दे सकते हैं। मिस्टर एक्स क्या है, एचयूएफ के करता है, मेंबर ऑफ द एचयूएफ है। मैंने आपको अभी बताया था जो मेंबर ऑफ एचयूएफ होती हैं वो एचयूएफ के कौन होती हैं, रिलेटिव होती हैं। और जब भी किसी पर्सन को किसी रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है, चाहे वो करोड़ों का ही क्यों ना हो, वो एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 56 सबसेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो ये वाली बात आप हमेशा याद रख लीजिए कि जब भी रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है, चाहे वो कितनी भी अमाउंट का हो, हमेशा एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, तो अगर मेंबर चाहे वो कोई भी हो, मेंबर चाहे करता हो, मेंबर हो या को पार्टनर हो, अगर वो अपनी एचयूएफ को गिफ्ट देता है, तो क्योंकि एचयूएफ को किससे मिल रहा है, रिलेटिव से मिल रहा है, तो ये हमेशा एग्जेम्प्ट होगा। तो ये एचयूएफ की इनकम नहीं मानी जाएगी। ठीक है, इनकम नहीं मानी जाएगी। अब ये कह रहे हैं मिस्टर एक्स कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को एचयूएफ को दे रहा हूं, तो एचयूएफ को ये जो प्रॉपर्टी मिल रही है हाउस प्रॉपर्टी, क्या इनकी इनकम मानी जाएगी, नहीं। अब एचयूएफ के पास में जो रेंट इनके पास आ रहा था 50,000 रुपीज का, अब क्योंकि वो प्रॉपर्टी किसकी हो गई, एचयूएफ की हो गई, अब ये रेंट आएगा 50,000 रुपीज का इनके पास में, एचयूएफ के पास में, क्या ये एचयूएफ की इनकम मानी जाएगी, देन आंसर इज नो, ये एचयूएफ की इनकम नहीं होगी, ये इनकम मेंबर की, मतलब मिस्टर एक्स के हैंड में ही क्लब हो जाएगी, क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। सेक्शन है 64 सबसेक्शन नंबर 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ये चीज भी आपको याद रखनी है कि मेंबर एक एचयूएफ को गिफ्ट दे सकता है, कि उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम हो रही है वो एचयूएफ की इनकम नहीं बनेगी, बल्कि वो मेंबर के हैंड में ही क्लब होती रहेगी। तो ये सोच रहे हैं कि जो 6 लाख रुपीस की एनुअल रेंटल इनकम आ रही है इनको प्रॉपर्टी से, क्या वो उसको अवॉइड कर सकते हैं, क्या वो उसको इनकम को डाइवर्ट कर सकते हैं, देन आंसर इज नो। तो क्या ये इफेक्टिव टैक्स प्लानिंग हुई, देन आंसर इज नो। तो वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर तो कर सकते हैं, बट टैक्स प्लानिंग के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है कि मेंबर एचयूएफ को गिफ्ट दे सकता है, कॉर्पस तो क्रिएट हो जाएगा, कैपिटल क्रिएट हो जाएगी, बट वो टैक्स प्लानिंग नहीं हो पाएगी। थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है, थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है, मैंने बोला कि जो एचयूएफ के जो दूसरे मेंबर होते हैं, एचयूएफ के अलावा जो मेंबर्स होते हैं, जैसे कि इस एचयूएफ के अलावा मिस्टर एक्स हैं, ये जो सन है, ये सब कौन होते हैं, नॉन रिलेटिव होते हैं, राइट। तो जब भी नॉन रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है तो क्या मिल सकता है, मिल सकता है, लेकिन जब नॉन रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है 50,000 रुपए तक का गिफ्ट हो तो एग्जेम्प्ट होता है, 50,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट होता है तो वो फुली टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मिस्टर एक्स है, ओके, मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स के फादर हैं, अभी उनके फादर अलाइव हैं, तो मिस्टर एक्स अपने फादर से कहते हैं कि आप मुझे मेरी जो एचयूएफ है आप उसको गिफ्ट दे दो 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज गिफ्ट दे दो। फादर दे सकते हैं एचयूएफ को, दे सकते हैं, ये जो गिफ्ट है एचयूएफ ले सकती है, ले सकती है। इस गिफ्ट से जो इनकम होती है, इस गिफ्ट से जो इनकम होती है वो किसकी इनकम मानी जाएगी, वो एचयूएफ की ही इनकम मानी जाएगी। क्या वो फादर की इनकम मानी जाएगी, देन आंसर इज नो। यहाँ क्लबिंग नहीं होगी, क्लबिंग प्रोविजन कहाँ एप्लीकेबल होगा, जहां पर मेंबर होगा तब क्लबिंग होगी। तो ये जो है गिफ्ट ले सकते हैं, यहां से भी कॉर्पस क्रिएट हो सकता है। किससे हो सकता है, पहले हमने क्या बताया,
पहला जो है वो आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी है, वहां से क्रिएट हो जाएगा, या फिर मेंबर अपनी किसी प्रॉपर्टी को गिफ्ट दे दे तो कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। थर्ड क्या है, जो नॉन रिलेटिव है वो गिफ्ट दे दे तो भी कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। रिलेटिव से गिफ्ट लेगी अगर एचयूएफ तो उसकी इनकम नहीं बनेगी, ठीक है, वो रिलेटिव की ही इनकम बनेगी। नॉन रिलेटिव से अगर एचयूएफ गिफ्ट लेगी तो वो एचयूएफ की ही इनकम मानी जाएगी, ठीक है, उस केस में क्लबिंग प्रोविजन नहीं एप्लीकेबल होगा। चीज क्लियर हो गई होगी इतनी। अब उसके बाद में एक टैक्स प्लानिंग सीखते हैं, वो टैक्स प्लानिंग जो कि आपको यूट्यूब पे कहीं देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ यही समझने को मिलेगी। तो ऐसी जो बातें होती है वो जनरली यूट्यूब पर शेयर नहीं की जाती या किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं की जाती। देखिए मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स के पास में 5 लाख रुपीज कैश पड़ा हुआ है। ओके, मिस्टर एक्स के पास में 5 लाख रुपीज कैश है। अब वो कहते हैं कि मैं अगर 5 लाख रुपीज अपने एचयूएफ को दूंगा उसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा। एचयूएफ अगर उसकी एफडी भी करा लेगी ना तो उसकी इंटरेस्ट इनकम मेरे हैंड्स में ही टैक्सेबल होगी। तो मिस्टर एक्स जो है वो अपने फादर से कहते हैं मैं आपको 5 लाख रुपीज कैश दे देता हूं। ओके, आप एक काम करो, 5 लाख रुपीज मेरी एचयूएफ को गिफ्ट दे दो। ओके, फादर ऐसे ही करते हैं, कैश ले लेते हैं और चेक काट कर एचयूएफ के नाम गिफ्ट दे देते हैं। अब क्या होगा, नॉन रिलेटिव से गिफ्ट मिला, एचयूएफ उसकी एफडी करा लेती है और उसकी जो इंटरेस्ट इनकम होती है वो एचयूएफ के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाती है। तो इस केस में क्या हुआ, मिस्टर एक्स का कैश है, क्या फादर के हाथ से कुछ गया? फादर के हाथ से कुछ नहीं गया, फादर को तो कैश मिल गया। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स का जो कैश है, एक तरीके से ब्लैक मनी बोल लीजिए आप, मिस्टर एक्स का जो कैश है वो फादर के थ्रू उनकी एचयूएफ में ही चला गया और इससे जो इनकम हो रही है वो एचयूएफ की ही इनकम बन गई, राइट, उस पर क्लबिंग प्रोविजन भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो यही टैक्स प्लानिंग होती है। अब 5 लाख रुपीज एचयूएफ की इनकम बन गई। अब मान लीजिए 1,50,000 रुपीज का एटीसी है एचयूएफ के पास में, 25,000 रुपीज का मेडिकल इंश्योरेंस की डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। ये कैसे कर सकते हैं, अगर एचयूएफ अपने मेंबर्स के नाम पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है तो उसकी डिडक्शन उसको मिल जाती है। तो इस तरह से 1,85,000 की डिडक्शन मिल गई तो 3,25,000 रुपीज की एचयूएफ की इनकम आ गई। उसके बाद में 2,50,000 रुपीज तक तो वैसे ही एग्जेम्पशन है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, मतलब एचयूएफ की इनकम कितनी हुई 75,000 और इस 75,000 पर स्लैब रेट से देखे तो 5% की रेट से टैक्स लगेगा जो कि 750 रुपीज का टैक्स जाएगा। तो यहाँ पर आप 5 लाख रुपीज की इनकम को अगर आप एचयूएफ को ट्रांसफर कर रहे हो, अपनी इनकम को डाइवर्ट कर रहे हो और 3,000 रुपीज का टैक्स दे रहे हो, दैट इज नॉट अ बिग डील, राइट। तो इस तरह से टैक्स प्लानिंग की जाती है एचयूएफ को लेकर। अगर वो क्या करते हैं, मिस्टर एक्स इस 5 लाख रुपीज को इन्वेस्ट करते और यहां से इनकम को जनरेट करते तो मिस्टर एक्स तो खुद से ही पहले ही 30% की स्लैब रेट में चल रहे हैं, तो वो जो इनकम होती है उस पर 30% टैक्स रेट देना पड़ता। और एचयूएफ को क्या है, एचयूएफ को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 डिडक्शन यहाँ पर मिल गई, उसके बाद में भी 5% की रेट से टैक्स देना पड़ रहा है, राइट। ये जो होती है वो टैक्स प्लानिंग होती है। तो हमने 3 चीजें देख ली कि कैसे कॉर्पस क्रिएट होगा। फोर्थ और कैसे क्रिएट हो सकता है, मिस्टर एक्स जो कि करता है, कोई भी करता हो या मेंबर ऑफ द एचयूएफ हो, वो क्या कर सकता है, एचयूएफ को लोन दे सकता है, राइट। तो यहाँ पर जो मेंबर है वो क्या दे सकता है, लोन दे सकता है। लोन कैसे देगा, 0% की इंटरेस्ट रेट से देगा। तो यहाँ पर एचयूएफ के पास में अगर 5 लाख रुपीज का एचयूएफ को लोन देते हैं, इस केस में क्या है, क्योंकि लोन है तो लोन इनकम नहीं होती। अब एचयूएफ इस 5 लाख रुपीज को इन्वेस्ट करके मान लो 35,000 रुपीज की अगर वो इंटरेस्ट इनकम भी जनरेट कर रही है तो वो जो इनकम क्या क्लबिंग होगी, तो यहाँ पर क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर मिस्टर एक्स क्या करते हैं, या तो वो इस तरह से अपने पैसे को ट्रांसफर कर दें एचयूएफ को, या वो क्या कर दें, लोन दे दें, 0% की इंटरेस्ट पर दे दें। ये इसकी इनकम तो नहीं बनेगी, बट इसको इन्वेस्ट करके जो इनकम जनरेट होगी, वो मिस्टर एक्स की इनकम पर भी क्लब नहीं होगी, वो एचयूएफ की ही इनकम बनेगी। तो ये भी एक रास्ता हो सकता है।
कॉर्पस कैसे क्रिएट होते हैं, जो कि हमने अभी समझा था, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से हो सकती है। दूसरा, जो मेंबर है वो अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट देकर कर सकते हैं, बट ये इफेक्टिव टैक्स प्लानिंग नहीं है क्योंकि क्लबिंग यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाती है, तो ऐसे तो हम सलाह देंगे नहीं। फिर उसके बाद में नॉन रिलेटिव से गिफ्ट लेकर भी क्रिएट हो सकता है, वो ठीक है, नॉन रिलेटिव से लेंगे तो इस केस में क्लबिंग नहीं होगी, एचयूएफ की ही इनकम मानी जाएगी जो कि हमको दिखानी है। उसके बाद में क्या है, मेंबर से लोन ले लो, लोन लेंगे तो उस लोन के केस में क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। तो इस तरह से अब एचयूएफ में क्या हो गया, फंड क्रिएट हो गया, कॉर्पस क्रिएट हो गया। अब एचयूएफ उस कॉर्पस से क्या क्या कर सकती है, तो देखिए इंडिविजुअल है वो प्रॉपर्टी की परचेज कर सकता है, सेल कर सकता है, अपना शेयर्स खरीद सकता है, म्यूचुअल फंड्स खरीद सकता है, और डिविडेंड इनकम मिल सकती है, इंटरेस्ट इनकम मिल सकती है। जैसे इंडिविजुअल एक बिजनेस कर सकता है, वो सारे काम एचयूएफ कर सकती है। तो एचयूएफ जो है वो जॉब नहीं कर सकती, इसलिए एचयूएफ को सैलरी इनकम नहीं मिलेगी। ओके, तो एक एचयूएफ, एक फैमिली जॉब नहीं कर सकती है, इसलिए सैलरी की इनकम एचयूएफ की नहीं हो सकती। क्या एचयूएफ रेंटल इनकम अर्न कर सकती है? यस, एचयूएफ रेंटल इनकम अर्न कर सकती है। तो एचयूएफ की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो सकती है, यहां से समझ लेते हैं, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम एचयूएफ की हो सकती है, सैलरी की इनकम एचयूएफ की नहीं हो सकती। कैपिटल गेन की इनकम एचयूएफ की हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। एचयूएफ किसी प्रॉपर्टी को परचेज कर सकती है, सेल भी कर सकती है, सेल करेगी तो कैपिटल गेन उसकी आ सकती है। एचयूएफ का बैंक अकाउंट भी हो सकता है ओपन, है ना, जब उसका पैन नंबर मिल जाता है एचयूएफ का, तो उस पैन के थ्रू वो अपना बैंक अकाउंट भी ओपन करा सकती है, जो कि कराएगी ही जब वो बिजनेस कर रही है। तो उससे वो जो इसकी इंटरेस्ट इनकम है वो भी आ सकती है। एचयूएफ फिक्स डिपॉजिट भी करा सकती है, उसकी इंटरेस्ट इनकम भी आ सकती है एचयूएफ के पास में। एचयूएफ बिजनेस भी कर सकती है, जैसे कि मिस्टर एक्स है, इनका एक फैमिली बिजनेस है, तो उसमें उनके सन, उनके डॉटर ये पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो वो जो इनकम है, बिजनेस इनकम, वो एचयूएफ के नाम हम दिखा सकते हैं, राइट, एचयूएफ की इनकम में उसको शो कर सकते हैं। अब मान लीजिए जो मिस्टर एक्स है, ये एक डॉक्टर है। ओके, मिस्टर एक्स एक डॉक्टर है, इनकी वाइफ है वो हाउस वाइफ है। अब उसके बाद में मिस्टर एक्स के एक सन है और एक डॉटर है, ये भी डॉक्टर है और ये भी डॉक्टर है। अब ये कहते हैं कि हम एक काम करते हैं, हम एक एचयूएफ बना लेते हैं, क्योंकि हम फैमिली है, हम एक एचयूएफ बना लेते हैं और जो क्लिनिक से जो हमारी इनकम होगी वो हम एचयूएफ की तरफ डाइवर्ट कर देंगे। देन आप ऐसा नहीं कर सकते, आंसर इज अ बिग नो। एचयूएफ अगर मेंबर कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें उनकी पर्सनल स्किल इन्वॉल्व होती है, वो काम एचयूएफ नहीं कर सकती। तो यहाँ पर अगर आप एचयूएफ बनाते हो लेकिन आप डॉक्टर की सर्विस प्रोवाइड करते हो, पर्सनल स्किल लगती है जिस केस में, तो आप एचयूएफ क्रिएट नहीं कर सकते हो, राइट, उनको डाइवर्ट नहीं कर सकते। तो जहां पर पर्सनल स्किल लग रही है वो काम एचयूएफ नहीं कर सकती। बिजनेस अगर आप कर रहे हो, आप बिजनेस कर सकते हो जहां पर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है। ये हो गया। अब उसके बाद में एचयूएफ की देखो, एक अगर हम बात करें सैलरी की जैसे कर्ता ऑफ द फैमिली होते हैं, क्योंकि वो असेट को, बिजनेस को, डे टू डे अफेयर्स को, एचयूएफ के डे टू डे अफेयर्स को मैनेज कर रहे हैं, तो क्या वो एचयूएफ से सैलरी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, काम कर रहे हैं तो सैलरी तो लेंगे। तो जब वो सैलरी लेते हैं तो उस वाले केस में जो एचयूएफ की इनकम है उसमें डिडक्शन उसको मिल जाती है। एचयूएफ जब सैलरी दे रही है, एचयूएफ जब सैलरी दे रही है किसको? कर्ता को, ठीक है। तो एचयूएफ का क्या हो गया यहाँ पे? ये खर्चा हो गया, खर्चे की डिडक्शन एचयूएफ को मिल जाएगी। जब वो बैलेंस शीट बनाएगी अपनी तो वहां पर सैलरी की डिडक्शन मिल जाएगी और ये कर्ता की क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी, और इस इनकम पर कर्ता को टैक्स देना होगा क्योंकि ये टैक्सेबल इनकम होगी। इसके अलावा और मेंबर ऑफ द फैमिली होते हैं जो कि फैमिली के अफेयर्स को संभालते हैं, तो उस वाले केस में भी वो एचयूएफ से सैलरी विड्रॉ कर सकते हैं। सेम जो है इसका ट्रीटमेंट होगा, एचयूएफ के केस में सैलरी की डिडक्शन मिल जाएगी और जो मेंबर है जो सैलरी विड्रॉ कर रहा है उसकी वो इनकम मानी जाएगी, उसको उस पर टैक्स पे करना होगा। लेकिन जो एचयूएफ की एक्यूमुलेटेड इनकम होती है, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट होती है मेंबर्स के बीच में, को पार्टनर्स के बीच में, क्या प्रॉफिट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे एचयूएफ ने 5 लाख रुपए कमाए, ठीक है, और 5 मेंबर्स हैं, इनमें ये बटे कितने? 1-1 लाख रुपए सबने रख लिए,
तो ये जो होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये मेंबर्स के हैंड्स में एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 10 सबसेक्शन नंबर 2 में। क्लियर? ये तो सारी हो गई एचयूएफ के बारे में। एचयूएफ के कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं। ड्रॉबैक क्या होंगे एचयूएफ के, कि जो प्रॉपर्टी एचयूएफ की होगी वो प्रॉपर्टी जितने भी को पार्टनर्स होते हैं उन सबकी मानी जाती है, सारे को पार्टनर्स का उसमें इक्वल शेयर होता है। तो कर्ता अगर किसी प्रॉपर्टी को गिफ्ट करते हैं या फिर अपने पैसे को किसी नॉन रिलेटिव के थ्रू अगर एचयूएफ में डाइवर्ट कर रहे हैं, तो वो जो पैसा होता है, वो प्रॉपर्टी होती है, जितने भी को पार्टनर्स होंगे वो सबकी बन जाएगी, सबका इक्वल राइट होगा। तो ये एक ड्रॉबैक होता है एचयूएफ का। और उसमें से कोई भी को पार्टनर कभी भी उसकी डिवीजन की डिमांड रख सकता है, ओके, और वो आपको देना ही होगा। ऑटोमेटिकली इक्वल शेयर होता है। डीड में अगर कोई स्पेसिफिक परसेंटेज लिखा होता है तो उसके अकॉर्डिंग मिल जाता है। और ये जो मैंने बताया एग्जेम्प्ट होता है, जो मैंने बताया 1 लाख रुपए, ये हम इसको पार्टीशन के टाइम पे भी बोल सकते हैं कि पार्टीशन के टाइम पर अगर सबको डिवीजन मिलता है, शेयर मिलता है, तो वो शेयर एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 10 सबसेक्शन नंबर 2 में। हमने ड्रॉबैक भी देख लिया कि वो किसकी, सबकी प्रॉपर्टी मानी जाती है। तो इस तरह से आप एचयूएफ के थ्रू टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। सजेस्ट कब करते हैं किसी एचयूएफ को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए किसी पर्सन को, जब कोई पर्सन ऑलरेडी मल्टीपल सोर्स से अपनी इनकम को अर्न कर रहा है, जब उस पर्सन की मल्टीपल सोर्सेज से इनकम होती है, जब वो पर्सन ऑलरेडी 30% की स्लैब रेट में आ रहा है और अगर उसकी एक और इनकम आ जाएगी तो उस पर उसको फ्लैट 30% की रेट से टैक्स देना होगा। या फिर जब उसको कहीं से गिफ्ट मिलने के चांसेस हैं, जब उसको गिफ्ट मिल रहा है, तो उस वाले केस में हम कहते हैं कि आप गिफ्ट ना लेकर अपनी जो एचयूएफ है उसका पैन नंबर लो, उसका बैंक अकाउंट ओपन करवा लो और वो जो गिफ्ट है आप एचयूएफ के नाम से डायरेक्ट ले लो। तो उस वाले केस में जो आपको डिडक्शंस लेने के बाद में, एग्जेम्पशन लिमिट लेने के बाद में आपको स्लैब रेट का बेनिफिट मिल जाएगा और आपको कम टैक्स पे करना होगा। So I hope you all liked the video and found it easy to understand. WealthCon इसी तरह के और informative वीडियो फ्यूचर में भी आपके लिए लाता रहेगा. So stay connected. Thank you so much for watching the video.